इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, ठीक है। चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आत्रेय आदि महर्षियों ने इसका वर्णन किया। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है कि आचार्य वाग्भट ने विविध प्रकार के द्रव्यों, द्रव मतलब लिक्विड सब्सटेंसेस, द्रव्यों का इसमें वर्णन किया और इसमें इसके गुण और कर्मों के बारे में बताया गया है। इसके गुण और कर्म क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजीज, इनका महत्व, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ओके, इसके बाद इसको 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तोय वर्ग, दुग्ध वर्ग, इक्षु वर्ग, मधु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग और मधु वर्ग। तोय मतलब पानी, ग्रुप ऑफ वाटर्स। दुग्ध मतलब सबको पता है दूध के ग्रुप। इक्षु वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ शुगर केन। मधु वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ हनी। इसके बाद तैल वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ ऑयल्स। मध्य वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स और मधु वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ यूरिन्स। ओके, और ये जो है इसमें पूरे पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अकेला ग्रुप ऑफ वाटर्स पे, ग्रुप दुग्ध वर्ग पे और मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग। तेल वर्ग भी, मतलब ऐसे तो सारे ही वर्ग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ सब अलग से पकड़ के 10 मार्क्स का क्वेश्चन किसमें दे सकते हैं, तो वो है तोय वर्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुग्ध वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग। इसमें ये तो मतलब अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी जो आपको आगे आयुर्वेद में बहुत काम आएंगी, ठीक है। और इनका मतलब समझ लेंगे तो वैसे भी सब याद आ जाएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जल वर्ग या तोय वर्ग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जल वर्ग, ग्रुप ऑफ वाटर्स। गंगाम्बू के गुण। गंगाम्बू मतलब क्या? रेन वाटर, ठीक है। मतलब गंग आम्बू मतलब इसके क्या गुण होंगे, मैंने बोला ना गुण। सबसे पहले जीवन, मतलब जीवन प्रदान करने वाला होगा। तर्पण करेगा, ठीक है, तर्पण करेगा, साथ में हिद्य होगा। हिद्य का मतलब होता है ऐसी चीज, सबसे पहले या तो वो आपको 2 मतलब होते हैं हिद्य के, कि आपके हार्ट के लिए अच्छे हों, दूसरे आपको पसंद हो, ऐसा मतलब मीठा पानी बोलते हैं ना, अच्छा पानी है पी के अच्छा लगा, वैसा होगा। हृदय मतलब प्लीजिंग होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? बुद्धि प्रबोधक मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाला। तनु मतलब क्लियर होगा, हल्का होगा, साफ होगा। अव्यक्त रस मतलब जिसमें कोई अपना टेस्ट नहीं हो। देखो जो अच्छा पानी होता है ना, उसमें खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, पानी टेस्टलेस होता है, ठीक है। फिर मृष्ट मतलब हल्का सा स्लाइटली स्वीट, मतलब देखो स्लाइटली स्वीट यहाँ पे बोला है कि कोई टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे बोला है स्वीट। स्वीट मतलब वैसा स्वीट नहीं, पीने के बाद अच्छा लगे, मधुर लगे, इस टाइप का, है ना। फिर शीत मतलब कूल होगा। लघु मतलब हल्का पानी होगा। अमृतोपम मतलब पी के अमृत जैसा आपको लगे। गंगाम्बु मतलब वर्षा का जल नभ से गिरते समय। अब ये क्या बताया गया है कि वर्षा का जल जब आसमान से गिरता है और सूर्य या चंद्रमा या वायु के संपर्क में आने से हितकर या अहितकर होना देश और काल पर निर्भर करता है। देखो ये नहीं बोला गया है कि गंगम्बू अच्छा ही है, ये बोला गया है कि वो दोपहर दिन का गिर रहा है तो सूर्य के कांटेक्ट में है, तो उसका जो गुण है वो थोड़ा अलग होगा। चंद्र के कांटेक्ट में रात के समय गिर रहा है तो अलग होगा। हवा बहुत चल रही है पानी गिरते टाइम तो उसका क्वालिटी अलग होगी। साथ में देश और काल के हिसाब से भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि वर्षा ऋतु में जो बरसता है जल वो बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। अश्विनी मास का जल को बहुत अच्छा माना जाता है। और देश मतलब कौन से प्रदेश में जल की वर्षा हो रही है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद, और अब जैसे कि आज के टाइम में इतना पॉल्यूशन है, ठीक है, तो अब बोलते हैं ना एसिड रेन हो रही है, तो इसका अब गंगाम्बू आपन ने पढ़ लिया कि यार ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन यार बोला तो है देश और काल के हिसाब से भी होता है। तो देश और काल के हिसाब से अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे बहुत मतलब एसिड रेन होती है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो सीधी सी बात है तब नभ का पानी गंगाम्बू अच्छा नहीं होगा। समझ में आ गया? वो ये जो उसके रस बताए गए, ये जो उसके गुण बताए गए, इसके अपोजिट होगा वो। समझ में आ गया? तो देश और काल देख के ही इसका सेवन किया जाता है या फिर इसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है, ये विमर्शिका ये है बस एक किसी चीनी दर्शनाकार ने उस वो पानी की तारीफ करी है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने सब्जेक्ट का भी नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं गंगाम्बू के लक्षण। अब इसको देखो, इसको टेस्ट करने का तरीका है। कैसे टेस्ट करेंगे कि जो गंगाम्बू बरसा है वो अच्छा है या नहीं है, पीने योग्य है नहीं है, सेवन योग्य है नहीं है। शाली चावल, जो शाली चावल होते हैं उसको रजत पात्र मतलब चांदी के पात्र में, ठीक है, चांदी के बर्तन में रखकर बरसते पानी में रख दें।
के उपरांत यदि चावल अलिकन या क्ले रहित एवं विवरणता रहित होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे चावल थे ना, हमने जैसे रखे थे वैसे ही रहे वो, ठीक है, उसमें कुछ स्लाइमी कुछ नहीं आया, साथ में वो फूले नहीं, ठीक है, उनका कलर चेंज नहीं हुआ, इस टाइप का जो गंगाम्बू होता है वो अच्छा माना गया है। ये एक टेस्टिंग का तरीका है। उस टाइम में वो तो थे नहीं, वाटर टेस्टिंग के डिवाइसेस आते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है, टीडीएस वीडीएस चेक किया जाता है, वैसा तो कुछ था नहीं, तो उन लोगों का ये अलग अपना तरीका था टेस्ट करने का, ठीक है। तो अगर चावल बदल जाता है रजत पात्र में बरसे हुए पानी में, मतलब वो पानी अच्छा नहीं है, और जो अपन ने शाली चावल रखा था वो वैसा का वैसा रहता है, ठीक है, तो वो पानी पीने योग्य होता है। समझ में आ गया। इसके बाद समुद्र जल, है ना, पहला अपन ने कौन सा पढ़ा, गंगाम्बू, नंबर 2 क्या है, समुद्र जल। ओके, जो समुद्र जल क्या है कि जो अन्य था उसे समुद्र जल जानना चाहिए, यह जल पीने के योग्य नहीं होता। देखिए, जो समुद्र में जल होता है सीधी सी बात है वो पीने के योग्य नहीं होता, उसमें बहुत नमक होता है। अश्विनी मास का समुद्र का जल पीने योग्य होता है। अश्विनी मास में क्या होता है कि अश्विनी मास में बहुत सारी नदियाँ बह के समुद्र में मिल जाती हैं, है ना, और अश्विनी मास को भी अच्छा माना गया है। अश्विनी मास में बरसा हुआ जल भी अच्छा माना जाता है, और क्या थोड़ा पानी डाइल्यूट हो जाता है समुद्र का, तो इसलिए उसको अच्छा माना गया है, ठीक है, कि उस टाइम पे आप उसको पी सकते हो। इसके बाद हम आते हैं ऐन्द्र जल, ठीक है। तो ऐन्द्र जल क्या होता है, मतलब दिव्य जल, ये याद रखना, जो स्वच्छ पात्र मतलब रजत पात्र में रखा हो तथा जो अविपन्न या दोष रहित हो, मतलब क्या, उसमें कुछ स्लाइमी ना हो, उसमें कुछ गंदा गिरा हुआ ना हो, है ना, ये मतलब, और उसका कलर चेंज ना हुआ हो, इस प्रकार का पान सदा करना चाहिए। इस प्रकार का जो पानी है इसको हमको हमेशा पान करना चाहिए। यदि ऐसा शुद्ध दिव्य जल प्राप्त ना हो तो सूची या पवित्र क्लीन विस्तवर्ण प्रथु मतलब वास्ट कृष्ण वर्ण मतलब काले या श्वेत वर्ण की भूमि में स्थित जल का जो अर्क सूर्य या वायु से प्रभावित है उसका पान करना चाहिए। मतलब क्या बोला गया, ये तालाब की बात हुई है, लेकिन कौन सी मिट्टी का तालाब, सफ़ेद मिट्टी या काली मिट्टी में जो तालाब होता है उसका पानी, वो भी जो ऐसा नहीं कि जो पूरा ढका हुआ हो, उसके आसपास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों और वो पूरा ढका हुआ हो। देखो पेड़ पौधे होंगे तो उसमें गंदगी गिरेगी, है ना, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ वत्तियाँ गिरेंगी, ठीक है, तो उसमें हमेशा डिकम्पोजिशन किसी ना किसी चीज़ का चलता रहेगा। तो ऐसा जो कि खुली जगह में हो पानी, जिसमें हवा भी लगती हो थोड़ा वो, है ना, और उसमें सूर्य की किरण भी लगती हो, इससे क्या होता है कि वाटर क्लीन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणों में क्या यूवी रेज होती हैं, वायु से जब वो ऐसा बोलते हैं ना कि ऑक्सीजनेट हो जाता है पानी, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन होगा पानी का उतना ज़्यादा वो क्लीन होता जाता है ना, तो ये जो है ये जल पीने योग्य होता है ना। इसके बाद अपेय जल, ऐसा जल जिसका पान नहीं करना चाहिए। कैसा, देखो ये तो एकदम कॉमन सेंस है, ये पॉइंट तो आप पूरा कॉमन सेंस से लिख सकते हो। सबसे पहला क्या, पंक मतलब कीचड़ या खरदम में, ये पानी तो आप नहीं पी सकते। शौवाल मतलब जिसमें एल्गी हो। तृण मतलब जिसमें वीड्स हो, ठीक है। पत्रों से कुलूषित या आच्छादित, अब जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते गिरे हो, सीधी सी बात है, बहुत सारे पत्ते गिरे होंगे मतलब वहाँ पत्ते डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब वो पानी अच्छा नहीं है। जिस जल पर सूर्य ताप, चांदनी या शुद्ध हवा नहीं पहुँचती है। देखो जिस जल में ये सब नहीं पहुँचता है उससे क्या होगा, यूवी रेज नहीं पहुँचेंगी, हवा नहीं पहुँचेगी, चांद की रोशनी नहीं पहुँचेगी, उससे वो पानी क्या होता है कि वो सड़ने सा लगता है, वो पानी अच्छा नहीं रहता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगता है, इसलिए ये पानी क्या है, अच्छा नहीं है। नवीन वर्षा का जल, एकदम नई, बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है ना कि अरे पहली बारिश है इसमें मत भीगो, है ना, क्यों, क्योंकि वो पूरा जो एटमॉस्फेयर की धूल गंदगी लिया हुआ वो पानी होता है ना। तो नवीन नई नई वर्षा का जल। घन या गाढ़ा डेंस जल को बहुत ही खराब माना है। गुरु, देखो गुरु है ना, गुरु गुण वाला। फेनिल झागदार। कीट युक्त, जिसमें या तो वॉर्म्स हो या फिर उसमें किसी टाइप के कीट पतंगे गिरे हुए हों, है ना। कॉमन सेंस है, ये सब पानी अपन को वैसे भी नहीं पीना चाहिए, देखो आराम से लिख सकते हो, बस टर्मिनोलॉजी है, मैंने बोला ना इसमें बस टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद क्या होता है, तप्त या उष्ण या अति शीतल, मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा कोल्ड। जल जो दंतग्राही मतलब जो दांतों को लगता हो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म जल या बहुत ठंडा, जो कि पीते से ही आपकी दांतों को एकदम अलग ही फीलिंग आती है ना, कोई पिया एकदम एकदम आजकल पीते हैं ना एकदम बिल्कुल पूरा बर्फ़ डाल के पानी, बहुत गलत है, नहीं पीना चाहिए, बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पियोगे तो वैसे भी जीभ तो जली जाएगी, तो इसीलिए ये जल भी अच्छा नहीं होता। जो अनार्तव या ऋतु के अनुसार ना हो, मतलब अनसीजनल बारिश, सीधी सी बात है, ऐसी बारिश खराब मानी जाती है जो कि सीजन में नहीं होती। ठीक है, जो प्रथम आर्तव मतलब फर्स्ट शॉवर आफ्टर समर हो, वही पहली बारिश, ठीक है, वो भी कौन सी, गर्मी के बाद की पहली बारिश जो होती है वो खराब मानी जाती है, जिसमें मकड़ी आदि जंतु तंतु मतलब वेब्स, मल मूत्र या विष से युक्त हो। देखो कि कितने पहले लिखी गई संहिता है, लेकिन उनको मालूम है कि जिसमें मल मूत्र या विष मिला हुआ हो, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो आपको उससे आपको डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये सब पानी नहीं पीना है, और ये एकदम कॉमन सेंस है अपना, ऐसे ही याद हो गया अपन को। इसके बाद हम आते हैं नदी का जल। ठीक है, पश्चिम सागर मतलब अरब सागर से गिरने वाली नदियाँ, तेज बहाव वाली या निर्मल जल वाली नदियों का जल संक्षिप्तः पथ होता है। ठीक है, मतलब देखो सीधी सी बात है कि इस साइड का जो जल है ना, वहाँ की मिट्टी भी अच्छी है ना, और जो जल क्या होता है, तेज बहाव वाला होता है। मैंने बोला ना कि उसमें जब वो छिन्न भिन्न होता है, पानी पत्थर पे लगता है, और ऐसे बहुत जैसे कहते हैं ना झरने का पानी होता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा हाई मूवमेंट होती है जिस भी पानी में, उस पानी में क्या ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते हैं, समझ में आया? मतलब वो अच्छा होता है। ठीक है, पहले के समय के साथ, और पहले के समय में इतना पॉल्यूशन भी नहीं था, तो उस पानी को बहुत ही निर्मल और अच्छा माना गया। इसके विपरीत गुण वाली नदियों का जल अपत्य है, मतलब जो अरेबियन सी में नहीं गिरती, जो एकदम धीमे बहाव वाली हो, और साथ में जो क्लियर ना हो, जो पानी आप देखो तो उसका कोई कलर हो, वो वाला पानी अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, इसके बाद हिमालय एवं मलयाचल की नदियाँ। ठीक है, इसकी नदियों के बारे में क्या दिया गया है, हिमालय और मलयाचल की वे नदियाँ जिनका जल पत्थरों से टकराकर, देखो बोला ना, उछलता हुआ इधर उधर भटकता हुआ छिन्न भिन्न हुआ होता है, वह पथ्य मतलब सेवन योग्य होता है। वही ऑक्सीजनेशन का कॉन्सेप्ट है। वही जल यदि स्थिर स्टेगनेंट वाटर है तो उसके सेवन में कृमि मतलब इंटेस्टाइनल वर्म्स, शालीपद मतलब फ्लेरियासिस, हृदयोग मतलब कार्डियक डिजीज, कर्ण रोग मतलब डिजीजेज ऑफ थ्रोट, और शिरो रोग मतलब डिजीज ऑफ हेड उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए कितने पहले की लिखी गई संहिता है, लेकिन उनको मालूम है कि पानी बहुत टाइम से अगर स्टेगनेंट है, उसमें अगर यूवी रेज नहीं लग रही है, सन की रेज, चांद की रेज, वो एयर मतलब उसमें एरेशन प्रॉपर नहीं है उस पानी का, उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है उस पानी में, वो पानी पीने योग्य नहीं है, और ये सारे डिजीजेस देखने को मिलते हैं। कॉमन सेंस ही बात है यार, खराब पानी पीने से हमको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाते हैं, फ्लेरियासिस, शालीपद हो जाता है, हृदय रोग, ये सारे डिजीज होने ही हैं आपको। इसके बाद प्राच्य आदि नदियों का जल। प्राच्य मतलब गौड़ा है ना, अवंती मतलब मालवा, मालवा सबको मालूम है। ठीक है, उपरांत मतलब कोंकण, कोंकण प्रदेश जानते हो ना, की नदियों के जल को अर्श रोग, अर्श रोग सबको मालूम है ना, अर्श होता है, ठीक है, हिमोरॉइड्स होता है, और इनसे हिमोरॉइड्स होता है ना, और महेंद्रज जल, नदियों का जल उदर रोग मतलब एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स और शालीपद रोग को जन्म देता है। फिर इसके बाद सह्याद्री एवं विंध्याचल से निकली हुई नदियों का जल से कुष्ठ, पांडु रोग, शिरो रोग आदि होते हैं। ठीक है, फिर परियात्र पर्वत से आने वाली नदियों का जल दोषहर एवं बल और पौरुष प्रदान करने वाला होता है, ये वाला पर्वत से निकला हुआ जल अच्छा माना गया है। समुद्र जल त्रिदोष कर होता है, त्रिदोष कर मतलब तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, अच्छा देखो, अब तुम लोग बोलोगे यार लेकिन आजकल तो सभी नदियों का पानी यूज़ किया जाता है, तो इससे क्या अर्श होता है क्या, इससे फ्लेरियासिस तो नहीं होता है। आजकल जो पानी घरों में सप्लाई किया जाता है, चाहे वो नदियों का ही पानी, उसको पहले क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन किया जाता है, उसका क्लोरिनेशन होता है, बहुत सारी उसकी क्लीनिंग की प्रोसेस होती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अभी उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप डायरेक्ट नदी से पियोगे, तो आजकल तो वैसे भी नदियाँ बहुत पॉल्यूटेड है, तो आप पियोगे तो वैसे भी आपको बीमारी होनी है, लेकिन पहले के टाइम में भी ये जो नदियाँ थी, इनका जल पीना पथ्य नहीं माना गया था। समझ में आया? इसके बाद हम आते हैं, देखो ये तालिका दी हुई है नदी के अनुसार जल गुण दोष। ठीक है, तो नदी क्या है, मतलब देखो इन्होंने तालिका बना दी है, ये तालिका चाहो तो बना लेना और याद कर लेना, बहुत इजी है, देख लो इसको वीडियो पॉज करके, ये तालिका बना लेना। ठीक है, कूप आदि जल के गुण, नहीं तो मैं ये वाली तालिका, मेरा टेलीग्राम का चैनल है उस पर डाल दूंगी, और टेलीग्राम की लिंक भी डाल दूंगी वीडियो में। ठीक है, वहाँ से निकलवा लेना। कूप आदि, कूप आदि मतलब कूप क्या होता है, कूप का मतलब होता है कुआं,
जल के गुण, अब इसके जल के क्या डीप वेल, कूप मतलब कूप भी कैसा बताया है, डीप वेल। फिर तड़ाग मतलब पौंड आदि के जल के गुण जिस प्रकार जांगल, मतलब देखो कितना परफेक्ट बताया, जिस प्रकार की भूमि होगी, ठीक है, चाहे तो वो निर्जला भूमि मतलब डेजर्ट लैंड, अनूप हो या मार्शी लैंड, शैल या पर्वत के गुण होते हैं उसी के अनुसार होता है। देखो सीधी सी बात है, आप तुम लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि राजस्थान है तो बोलते हैं कि अरे यार वहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना, या वहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो गाँव के लोग उधर का पानी पीते तो उनके दांत बहुत ख़राब हो गए। तो देखो कितना अच्छा बताया, क्योंकि वहाँ की भूमि जो है उसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है या मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा है। अब जो अलग अलग लोग अपन इंडिया में रहते हैं, हर जगह का पानी अलग होता है। कुछ जगह बोलते हैं अरे यार हमारे यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, हमारे यहाँ का पानी बहुत सॉफ्ट है। ये क्यों होता है? ये मिट्टी की वजह से होता है। कि जो जो मिट्टी है वहाँ की, उस मिट्टी का जिस टाइप का कॉम्पोजिशन होगा, पानी का कॉम्पोजिशन भी वैसा ही होगा। देखिए इसमें बताया है जलपान का निषेध। अब जलपान का निषेध भी बताया, किसको जलपान का निषेध है? जो व्यक्ति वीकनेस के कारण पिपासा को सहन नहीं कर सकता है वह थोड़ा थोड़ा जल पीवे। मतलब जो बहुत वीक हो गया है और वो अपनी पिपासा मतलब अपनी थर्स्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा जल पिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जैसे कोई इंसान है वो बहुत टाइम से पानी नहीं पी पाया है, ठीक है, और वो बहुत वीक हो गया है पानी ना पीने की वजह से, तो तो अगर और उसको एकदम से पानी मिलता है तो उसको एकदम से पूरा फुल बॉटल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी ना उसको बाहर निकाल देगी, एक्चुअल में उल्टी हो जाएगी उसको। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको दे के धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे जो लोग अभी हॉस्पिटल में भी होता है, जैसे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कहीं घूम गए थे, होता है ना ऐसे जंगल वंगल में कहीं घूम जाते हैं, पानी नहीं मिलता है उनको पीने के लिए, तो उनको एकदम से पूरा पानी नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे करके पानी दिया जाता है उनको। और आजकल तो ड्रिप लगाते हैं पहले, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। फिर इसके बाद में मंदाग्नि, ठीक है, मतलब वीकनेस ऑफ डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसको मंदाग्नि है। गुल्म पीड़ित मतलब जिसको ट्यूमर्स हैं, वही फैंटम ट्यूमर्स हैं। पांडु रोगी मतलब जिसको एनीमिया है। उदर रोग है, उदर रोग मतलब एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स। अतिसार मतलब डायरिया। अर्श मतलब हीमोरॉइड्स। ग्रहणी मतलब स्पुर्स सिंड्रोम। शोष मतलब वेस्टिंग या एमिकेशन, ठीक है, और शोथ मतलब इडीमा है जिसको, में जल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो डिजीज है ये सीवियर, ये कब के बताए गए हैं कि जब ये कोई सीरियस, इनके ये डिजीज़ की सीरियस कंडीशन जब होती है तब पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे आप डिजीज़ में देखेंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, इनको अभी ना तो आपको लिक्विड देना है ना आपको सॉलिड फूड देना है, वो मना कर देते हैं। तो ये सारे डिजीज़ेज जब बहुत ही सीवियर कंडीशन में होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी, देखो सीधी सी बात है, जिसको एसाइटिस है उसको पानी नहीं देंगे, तो इन सब लोगों को पानी देने के लिए मना किया जाता है, ओके। फिर इसके बाद शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है, ठीक है। इन ऋतुओं को छोड़कर बाकी सारी ऋतुओं में थोड़ा थोड़ा जल, जितना आपको प्यास लगे उस हिसाब से पीना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है भैया, 7 लीटर पानी पीना ही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन करना है। नहीं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं दिया है। आयुर्वेद में दिया है शरद और ग्रीष्म ऋतु में तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन बाकी ऋतुओं में जब प्यास लगे थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ठीक है। एकदम ज़बरदस्ती आपको ओवर हाइड्रेट नहीं करना है अपनी बॉडी को, ठीक है। फिर इसके बाद अवस्था विशेष से जलपान। भोजन के मध्य में जल पीने से भोजन अच्छा देखो ये बहुत अच्छा बताया है। कुछ लोग, अच्छा तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते होगे ना, कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार मतलब खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, नहीं खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाने के साथ साथ पानी पीना चाहिए। यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो भोजन के मध्य में जल पीने से धातु साथ में मतलब बैलेंस होता है। भोजन के अंत में जल पीने से कफ वृद्धि होकर स्थौल्य मतलब ओबिसिटी या मोटापन आता है। भोजन के आदि में मतलब भोजन के पहले जल पीने से मंदाग्नि होकर कृशता आती है। तो देखो आप जल से भी किसी की चिकित्सा कर सकते हो। कोई बहुत मोटा है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, यार तुम्हें पतला होना है तो तुम भोजन के पहले पानी पिया करो, उसके बाद खाना खाया करो। कोई बहुत पतला है, उसको मोटा होना है, तो उसको बोलो कि यार तुम भोजन के बाद में पानी पियो। और कोई इंसान मतलब साथ में बॉडी है तो उसको भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए, ये सब नहीं, ये डाउट यहाँ देखो, ये कब पानी पीने से क्या होगा ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद शीतल जल के गुण। अब शीतल जल के क्या गुण होते हैं? सबसे पहले मदात्य, ग्लानि, मदात्य मतलब एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, ग्लानि मतलब वीकनेस, मुंह मोह मूर्छा फेंटिंग, छर्दी मतलब वॉमिटिंग, श्रम भ्रम,
ठीक है। मतलब भ्रम का मतलब वही चक्कर टाइप का आना, तृष्णा मतलब बहुत ज़्यादा प्यास, उष्णता मतलब हीट, दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, या फिर रक्त पित्त, ठीक है। हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स या विष को शीतल जल नष्ट कर देता है। अब शीतल जल किन चीज़ों में बहुत अच्छा प्रभावित है, यहाँ पे शीतल जल बोला है, आइस वाटर नहीं बोला है, ध्यान रखना, पता चला बोल रहे हैं आइस वाटर, नहीं। शीतल जल मतलब नेचुरली हल्का ठंडा पानी जो होता है, बिल्कुल हल्का, नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का ठंडा जो पानी होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा, वो होता है शीतल जल। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जो पानी होता है ये मदात्य को, ग्लानि को, मूर्छा को, छर्दी को, श्रम, भ्रम, उष्णता, दाह, पिपासा, पित्रास्र मतलब रक्त पित्त और विष, इन सब के मतलब टॉक्सिन्स, यहाँ पे विष का मतलब क्या है, टॉक्सिन्स, इन सबको नष्ट कर देता है, कम कर देता है। इसके बाद उष्ण जल के गुण, ठीक है। उष्ण जल के गुण क्या होते हैं? उष्ण जल दीपन है। दीपन का मतलब क्या होता है? आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। जठराग्नि मतलब आपकी जो पेट की अग्नि होती है उसको प्रदीप्त करेगा। पाचन मतलब डाइजेस्टिव होता है। कंठ, देखो ये तो बहुत ईजी है याद रखना, स्वर के लिए अच्छा होता है। जब भी हमारा गला लगता है तो सब लोग क्या बोलते हैं? गर्म पानी पियो, देखा, कंठ के लिए अच्छा है। लघु, देखो गर्म किसी भी चीज़ को करोगे तो ऐसे भी याद रख सकते हो, गर्म किसी भी चीज़ को करोगे क्या हो जाएगा? हल्का हो जाता है ना, तो ऐसे याद रखो कि लघु उष्ण होगा। बस्ती शोधन मतलब मूत्र का शोधन करेगा, मतलब डायूरेटिक होता है, ब्लैडर को क्लीन करेगा, ठीक है। साथ में हिक्का मतलब अगर हिकअप्स आ रहे हो तो देना चाहिए। फिर अध्यमान, वायु और श्लेष्मा के विकार, सदा शुद्धि और नवज्वर, कास, आम मतलब आम, आम क्या होता है? आम का मतलब यहाँ पे होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को आम बोला जाता है। पीनस मतलब रनी नोज, श्वास और पार्श्वशूल, पेन इन फ्लैंक्स में, ये सारी चीज़ों में गर्म पानी को बहुत अच्छा माना गया है। देखिए आप जल चिकित्सा ही कर ले रहे हो इससे। अगर आपको शीतल जल, उष्ण जल, इन सब के गुण मालूम है, किस में यूज़ करना चाहिए, किस में यूज़ नहीं करना चाहिए, ये मालूम है, तो आप ऐसे ही नॉर्मली किसी को बोल सकते हैं यार इसमें तुम गर्म पानी पी लो, इसमें तुम ठंडा पानी पियो, मतलब ठंडा इन द सेंस शीतल जल पियो। ऐसा नॉर्मल, बिना किसी को मेडिसिन दिए भी, और इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है बॉडी पे, ठीक है। बिना मेडिसिन दिए भी ये जो छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं इनको आप ठीक कर सकते हो, और उसमें जो पेशेंट है उसको आप थोड़ा सा आराम दिला सकते हो। आपकी फैमिली मेम्बर में भी किसी को कुछ इन सब की छोटी मोटी कोई चीज़ है तो उसमें भी आप उसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद क्वाथ आदि शीतल जल के गुण, ठीक है। क्वाथित शीतल जल के गुण, सॉरी, क्वाथित शीतल तोय, उबालकर ठंडा किया हुआ जल। देखो उबालकर ठंडा किया हुआ जल क्या होता है? अनाभिष्यंदी। अभिष्यंदी का मतलब समझो तो अनाभिष्यंदी का मतलब समझ जाओगे। देखो अभिसंधि कोई भी चीज़ क्या होती है, जैसे आपकी बॉडी में स्त्रोतस होते हैं, ठीक है। या ऐसे समझो कि एक पाइप है, उसमें कुछ भर गया और उसने किसी चीज़ को उसने फ्लो को रोक दिया। ये टाइप, ये जो रुकावट हुई है ना, ये अभिसंधि चीज़ के वजह से रुकावट हुई है। जो भी अपन ने डाला है उस चीज़ को अभिसंधि बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो फ्लो है उसको रोक रहा है। अनभिसंधि मतलब क्या होता है कि वो ओपन कर देगा, जो भी आपका फ्लो है उसको ओपन कर देगा। तो स्रोतों में स्त्राव उत्पन्न करने वाला, मतलब जो आपके स्रोतस हैं उसको स्त्राव, स्त्राव का मतलब ही क्या होता है कि वो फ्लो हो जाएंगे, आपके जो स्रोतस हैं वो फ्लो होने लगेंगे। लघु होता है, पित्त प्रकोप में हितकर होता है, परंतु व्यूषित या वाशी जल त्रिदोष प्रकोपक होता है। अच्छा देखो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी तुरंत पी लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने रात को उबाला है पानी और अगर आप उसको सुबह पी रहे हो तो बहुत गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? उबाल कर थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाता है तो उसको पी लो, मतलब बहुत देर के गैप से उबाल कर ठंडा हुआ किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। फिर नारिकेल उदक के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नारियल का जो पानी है, बहुत सुना होगा कि नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है। देखिए नारियल का पानी कैसा होता है? नारियल का पानी स्निग्ध होता है, स्निग्ध मतलब चिकना होता है, अच्छा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्वादु, मधुर होता है, वृष्य होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हिम या शीतल, ठंडा होता है। फिर लघु होता है, तृष्णा और प्यास को कम करने वाला, वायु और पित्त को नष्ट करने वाला। दीपन होता है, मतलब वही दीपन मतलब क्या होता है? आपकी जठराग्नि को दीप्त करेगा। और बस्ती शोधक मतलब ब्लैडर को क्लीन करने वाला होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये टेबल है इसकी,
है ना। ये टेबल है शीतल जल, उष्ण जल, क्वाथित शीतल जल, है ना। फिर उसके बाद व्यूषित जल और नारिकेल उदक, ठीक है। ये पूरी टेबल है ना, ये आप बना लेना। इसके बाद हम आते हैं ऋतु के अनुसार जल के गुण, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में दिव्य जल वर अर्थात बेस्ट होता है, ठीक है। नदी जल अवर या निकृष्टतम होता है। अच्छा देखो, इस ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है, जो आपने पानी को कलेक्ट किया है, वो बहुत अच्छा होता है। वो भी हमने पढ़ लिया किस टाइप से पानी कलेक्ट करना है, छाली चावल डाल के देखना है पानी अच्छा है कि नहीं है। स्टार्टिंग का पानी नहीं होना चाहिए वर्षा ऋतु की, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन होगा, है ना, अच्छा नहीं होगा। वो कैसा होना चाहिए वो तो हमने देख लिया। लेकिन हम ऐसा क्यों बोला है कि वर्षा ऋतु में नदी का जल अच्छा नहीं होता? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब बारिश का टाइम होता है तो क्या होता है कि चारों तरफ से नदियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, और सब जगह से बह बह के, हर जगह से बह बह के पानी किस में जाता है? नदी में जाता है। उस टाइम पे नदी दूषित होती है। उस टाइम पे जो सरफेस रन ऑफ का वाटर होता है, उस टाइम सब जगह से जो पानी नदी में कलेक्ट हो रहा है वो बहुत बुरा होता है। उसमें मिट्टी, कीट पतंगे, इतने टाइम की लगी हुई पेड़ों की धूल, न जाने क्या क्या उस पानी में होता है। उस टाइम का नदी का जल बहुत ही बुरा माना है। लेकिन वर्षा ऋतु का जो डायरेक्ट ऊपर से बरस रहा है पानी, उसको आप चांदी के पात्र में जब कलेक्ट करते हो या ऐसे भी नॉर्मली कलेक्ट करते हो, वो पानी बहुत अच्छा बताया गया है। इसके बाद जो क्षीर वर्ग है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।